Class 8, Subject History, Chapter 2. From Trade to Political Supremacy, Colonial Rule in India. व्यापार से राजनीतिक प्रभुत्व तक भारत में औपनिवेशिक शासन का प्रारंभ. Dear students, today I will teach you about in this video the East India Company and European rivals. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपीय व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ. सो ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली प्लीज़. फर्स्ट, द पोर्तुगीज़. सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली व्यापारी आए और हमारे देश में शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था. इन 1498 पोर्तुगीज नेविगेटर एंड एक्सप्लोरर वास्को द गामा डिस्कवर्ड द न्यू सी रूट दैट लिंक्ड इंडिया टू यूरोप वाया द केप ऑफ गुड होप. हमारे देश में 1498 ईस्वी में 1498 पोर्तुगीज़ यानी कि पुर्तगाली आए और उसमें एक समुद्री नाविक वास्को द गामा और उसके साथ एक यात्री भी थे जिन्होंने एक नए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए यूरोप से भारत में आए समुद्र तटीय क्षेत्र में. और इस तरह subsequently several groups of Portuguese traders reached the Malabar coast in South India. They established settlements at Calicut, Cochin, Goa, दमन एंड दीव. और इस तरह पुर्तगालियों के कुछ समूह जब हमारे देश में आए हुए व्यापारी, तो उन्होंने सबसे पहले मालाबार तट पर साउथ इंडिया में जो है वह पहुंचा और उन्होंने कालीकट में अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया, कोचीन, गोवा, दमन और दीव में भी. इसके बाद द पोर्तुगीज वेयर द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स इन इंडिया एज वेल एज मेनी अदर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. और इस तरह पुर्तगालियों ने, जो फर्स्ट यूरोपियन व्यापारी थे, अपने शक्तियों का विस्तार और स्थापना उन्होंने एक व्यापार के रूप में और प्रशासनिक क्षेत्र में उन्होंने भारत में इसका जो है सेंटर स्थापित किया था. इसके बाद दूसरे व्यापारी जो थे यूरोपियन कंट्री के, वे थे डच आए थे. By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibility of trade in the Indian Ocean. The Dutch established their trading centers at Surat, Ahmedabad, Branch, Nagapattinam and Masulipatinam. और इस तरह से डच व्यापारी जो 17वीं शताब्दी में हमारे देश में आए थे, उन्होंने हमारे देश में अपने व्यापारिक केंद्र सूरत, अहमदाबाद, ब्रोच, नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था. दे एस्टेब्लिश्ड अ कॉलोनियल एम्पायर इन जावा एंड इंडोनेशिया ऑल्सो. और उन्होंने जावा और इंडोनेशिया में भी अपने व्यापारिक केंद्र को स्थापित किया था. इसके बाद तीसरा जो थे वे थे फ्रांसीसी हमारे यहाँ आए थे तीसरी बार, और उन्होंने द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन 1664. भारत में जब 1664 ईस्वी में आए तो उन्होंने हमारे देश में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की. इन इंडिया द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट सूरत इन 1668. 1668 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी. The early French settlement in India were Pondicherry, Chandranagar, Mahe and Karaikal. When Dupleix was appointed the governor of the French East India Company in the mid-18th century, his ambitions of
establishment of French Indian Empire brought him in direct conflict with the East India Company. हमारे यहाँ फ्रांसीसी जब आए थे तो उन्होंने पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे और कराईकल में अपने व्यापारिक केंद्र खोले थे और उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्लेक्स को जो है वह ईस्ट इंडिया में भारत के पूर्वी क्षेत्र में लाया गया था। व्यापारिक क्षेत्र की देखरेख करने वाला जो है वह गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर का नाम था डुप्लेक्स और उसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारे देश में किया था। इसके बाद आगे जो अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट फॉर यू, स्ट्रगल फॉर पावर। शक्तियों को लेकर आपस में लड़ाई और संघर्ष। जितने भी पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डच लोग आए हमारे देश में, ये सब अपने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर के आपस में लड़ाइयाँ लड़ते रहते थे। उनके बीच एक प्रतिस्पर्धा जागृत होती रहती थी, राइवल्स, कंपटीशंस फॉर द एक्सप्रीट ऑफ ट्रेड, व्यापार के विस्तार के लिए। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंपनीज बाय द वेरियस यूरोपियन पावर्स, अ कन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट एमंग देम। उनके बीच आपस में जो है वह एक अजीब तरह का जो है वह लड़ाई जो है सो छिड़ गया था, है ना। और ये यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी अपने अपने व्यापारिक केंद्र जो है सो भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है सो खोलना चाहते थे, जिसके कारण उनमें आपस में लड़ाइयाँ होने लगी थी। बाय द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी, British East India Company eventually succeeded in outclassing all other European power। और सबसे लास्ट में 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसियों को धकेल कर एक तरफ करके और इस तरह से पूरे भारतवर्ष पर व्यापारिक क्षेत्र में कब्जा करना शुरू कर दिया था। इसके बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। कोलोनाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कंटिनेंट्स, भारतीय उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में उपनिवेशवाद की स्थापना, अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, है ना, एक व्यापारी के रूप में प्रारंभ होती है और इस तरह से उन्होंने हमारे देश के राजाओं के शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और एक दूसरे के साथ लड़ा करके, उनको हटाकर, मार काट करके और ज़बरदस्ती उनके साम्राज्य को अपने में अधीन करके और इस तरह से 190 वर्षों तक पूरे भारतवर्ष पर शासन किए, जिसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट, इन 1756 अलीवर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल वाज सक्सीडेड बाय हिज मैटरनल ग्रैंडसन सिराज उद्दौला। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब था, उसका उत्तराधिकारी उसका पोता सिराजुद्दौला बना था, है ना। और बिसाइड ही रिफ्यूज टू गिव मोर ट्रेड कॉन्सेशंस एंड प्रिविलेज टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब सिराजुद्दौला वहाँ का उत्तराधिकारी बना था, अलीवर्दी खां का, है ना, नवाब ऑफ बंगाल का, तब वैसी स्थिति में उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। So the company started conspiring with the rival of सिराजुद्दौला to overthrow him। इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया था। When सिराजुद्दौला learnt about it, he marched with his soldiers to the East India Company's कासिम बाजार फैक्ट्री एंड कैप्चर्ड इट। और इसके बाद सिराजुद्दौला अपने सैनिकों के साथ कासिम बाजार में जो अंग्रेज़ों के व्यापारिक केंद्र खोले गए थे और फैक्ट्री जिसको कहा जाता था, उसको कैप्चर कर लिया। ही ऑल्सो कैप्चर्ड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कलकत्ता हेड क्वार्टर्स एंड कंपेल्ड द ऑफिशियल्स टू सरेंडर। कलकत्ता हेड क्वार्टर जो अंग्रेज़ों का था उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था और ब्रिटिश ऑफिसर्स को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन अंग्रेज़
इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। इसलिए वे किसी न किसी क्षेत्र में किसी न किसी तरीके से अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ते थे और लास्ट में जो है वह उस पर अपनी जीत हासिल करते थे। इसी क्रम में अगला है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इंग्लिश डिफीट रिच्ड मद्रास, रॉबर्ट क्लाइव वाज डिस्पैच्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स टू रिकैप्चर कलकत्ता। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कलकत्ता में हार जाने का समाचार जब चारों तरफ फैल गया, तब रॉबर्ट क्लाइव, यहाँ तक कि वह मद्रास तक चला गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव जो वहाँ का गवर्नर जनरल था, उसने एक मजबूत सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस करके वहाँ भेजा और कलकत्ता को फिर से कैप्चर करने की योजना बनाई और इसी कारण से उसने मजबूत सैनिकों को वहाँ पर भेजा। द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर क्लाइव recaptured कलकत्ता, conspiring with मीर जाफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज उदौला। सिराज उदौला का जो कमांडर इन चीफ था, सेना नायक मीर जाफर, उसके मदद से उसने कलकत्ता पर फिर से कब्जा कर लिया और द ब्रिटिश forces defeated the forces of सिराज उदौला in the battle of प्लासी in 1757। और 1757 ईस्वी में सिराज उदौला के सैनिकों को और उसको बुरी तरह से परास्त कर दिया और इसके बाद बंगाल की राजगद्दी पर मीर जाफर को बैठा दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल पावर इन बंगाल। और इस तरह से बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उसका वास्तविक पावर चला आया, लेकिन डायरेक्टली वह वहाँ शासन नहीं करना चाहता था, इसलिए मीर जाफर को वहाँ गद्दी पर बैठा दिया एंड मीर जाफर बिकेम द पपेट नवाब ऑफ बंगाल। और मीर जाफर जो है वह अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन गया था नवाब ऑफ बंगाल के साथ। Soon the companies deposed मीर जाफर as नवाब and installed his son-in-law मीर कासिम। और इसके बाद मीर जाफर को भी वहाँ से अंग्रेज़ों ने राजगद्दी से हटा दिया और उसका उत्तराधिकारी मीर कासिम को नवाब की गद्दी पर बैठा दिया बंगाल में। और इस तरह मीर कासिम जो है वह भी अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बन करके रह गया, अर्थात अंग्रेज़ उसको मदद करते थे और जैसे जो काम कहते थे वह उसको करना पड़ता था। बैटल ऑफ बक्सर, अगला जो बैटल ऑफ बक्सर है वह देखिए। मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल ऑल्सो ट्राइड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनीज योक। मीर कासिम को अंग्रेज़ों के काले करतूतों की जब जानकारी मिली तो वह अपने आप को उससे आज़ाद और मुक्त कराना चाहता था, लेकिन इतना आसान नहीं था। इसलिए इन द बैटल ऑफ बक्सर fought in 1764 the combined force of मीर कासिम and his allies नवाब of अवध सुजाद उदौला and the मुग़ल एम्पेरर शाह आलम सेकेंड। सुजाद उदौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सहयोग से, दोनों के सहयोग से वहाँ अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। बट शाह आलम सेकेंड वेयर डिफीटेड बाय द फोर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व में जो यह युद्ध लड़ा गया था बक्सर में, उसमें अंग्रेज़ों के सामने उसकी हार हो गई। दिस विक्टोरी मेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। नतीजा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का रियल मास्टर जो है वह बना दिया गया, अर्थात वह वास्तविक शासक वहाँ का बंगाल का ईस्ट इंडिया कंपनी बन बैठा। आफ्टर द बैटल सुजाद उदौला एंड शाह आलम सेकेंड साइंड 2 ट्रीटीज एट प्रयागराज विथ क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में उसके सामने सुजाद उदौला और शाह आलम द्वितीय ने एक
संधि पर हस्ताक्षर किया, समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। और द गवर्नर ऑफ द कंपनीज द मुगल एम्पेयर ग्रांटेड द दीवानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और नहीं चाहते हुए भी इन मुगल शासकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूलने का अधिकार दे दिया। और साल में 26 लाख रुपए जो है 26 लाख रुपीज़ वह वार्षिक इन मुगल शासकों को जमा करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त जितने भी पैसे एज ए टैक्सेशंस हुए करते थे वे सब अंग्रेज अपने अधीन जो है रखते थे। और इस तरह द नवाब ऑफ अवध हैड टू पे एन इंडिमनिटी ऑफ रुपीज़ 50 लाख। और अवध ऑफ नवाब को जो है 50 लाख रुपया जो है वह एज ए रेवेन्यू जो है वह चुकाना पड़ता था। The grant of Diwani enabled the East India Company to use the vast revenue resources of Bengal to purchase cotton and silk textiles in India, maintain the company's troops and build forts, factories and offices। इस संधि के अंतर्गत जो कुछ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति अंग्रेजों को होती थी, उस राजस्व को, उस पैसे को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विशेष रूप से भारत में अपने व्यापारिक केंद्र और उद्देश्यों की पूर्ति में वह लगाता था। सेना के रख रखाव, वेतन आदि के खर्च पर उसको जो है उस पैसे का उपयोग करता था। और भारत से कपास, सिल्क आदि कपड़े और कच्चे माल खरीदने में उस पैसे का उपयोग करता था। साथ ही साथ भारत में किला बनवाने में, फैक्ट्री स्थापित करने में और ऑफिस स्थापित करने में इन पैसों को वह लगाता था। अगले वीडियो में हम मैसूर वार, एंग्लो मराठा वार, पंजाब आदि के बारे में विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।